नजम सेठी साहब, इस वक्त आलमी मीडिया पर जो इशू छाया है वो उस पर हम पहले भी शो कर चुके हैं, लिख चुके हैं, लेकिन इस वक्त उसमें शिद्दत इस वजह से आई कि पहले 1 अप्रैल को एक मुल्क दूसरे पे हमला करता है, फिर दूसरा मुल्क 13 अप्रैल को जवाब देता है, उसके जवाब में एक और हमला होता है, लेकिन ईरानी हुकाम उसके जवाब में ये कहते हैं कि हम फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। ऐसे लगता है कि जैसे वो गुरेज कर रहे हैं कि जंग को बढ़ने से रोका जाए, और अमेरिका का पैगाम है काम डाउन, आप ज़रा इसको डिफ्यूज़ करें सिचुएशन को। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा शोर आलमी सतह पर इसलिए है कि फिर जो माजी में हमले किए गए उनका क्या मकसद था, और हमास और इसराइल की जो कशीदगी पैदा हुई उसमें ईरान पहले तो खामोश रहा, लेकिन जब ईरानी सफारत खाने पर हमला हुआ तो ईरान ने उसके जवाब में जो हमला किया, ईरान के मुताबिक तो डैमेजेस हुए, लेकिन इसराइल ने कहा कि कोई बड़ा नुकसान इसराइल में नहीं हुआ और ना ही रिपोर्ट किया गया इस नहीं। अब इस पर जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी बहुत सी तशवीश है, उनके जहनों में भी बहुत से सवाल है। मेरा ख्याल है मैं मेंशन कर देती हूँ कि किस किस ने आपसे सवाल पूछा है, और फिर सारे जवाब जो हैं वो यकदम ज़ाहिर है कनेक्टेड हैं चीज़ें, तो आप डॉट्स कनेक्ट कर दीजिएगा। आतिफ मलाज साहब खैरपुर से हैं, उन्होंने कहा है कि फ्यूचर क्या है इस जंग का, इस टेंशन का, और वो जो डील सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान हवा में थी उसका क्या बनेगा। एम एहसान साहब हरीपुर से, वो भी कुछ जानना चाहते हैं हमास और इसराइल के हवाले से। आमिर अहमद साहब कनाडा से आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे ये सब मिले हुए आपस में, अमेरिका का जिस तरह का रिस्पॉन्स है ईरान के बारे में जैसे मिली भगत होती है। इसके अलावा आमिर अहमद साहब कनाडा से ये जानना चाह रहे हैं कि माजी में तो ईरान और अमेरिका शीरो शक्कर होते थे, अब एकदम क्या हुआ, और इसराइल के मामले में भी ईरान का पहले और मौक़िफ़ था, अब चेंज हो गया। अभी इस वक्त इन अटैक्स के बाद पहला सवाल जो हर एक के जहन में है कि ये जो तनाज़ा है या ये जो आग भड़क रही है चिंगारी, ये बढ़ेगी या सिमटेगी इस अटैक के बाद? जी सही कह रही हैं आशा, काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं। हमने मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते पहले जब ये शुरू हुआ था तो इसके ऊपर मैंने तबसरा किया था जी। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की, मगर पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं जी। और कुछ ऐसे चल रहा है सारा कुछ, फ्लक्चुएट करी सिचुएशन, और बहुत से सवाल खड़े हो गए कि ये कुछ साजिश थी इसराइल की, ये ईरान का कोई लॉन्ग टर्म प्लान था, हमास और ईरान मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, इसराइल और अमेरिका मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, यूके जर्मनी इनकी क्या पोजीशंस हैं, यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका इसके साथ कोई तल्लुक़ है या नहीं है, रूस की क्या पोजीशन है, चाइना की क्या पोजीशन है, ऑयल के साथ क्या होगा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ जाती है। अभी ऑयल ऐसे हुआ है, हिला है मगर कोई ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत से सवाल खड़े हो गए, मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो अभी भी हवा में घूम रहा है कि ईरान इज़ अ न्यूक्लियर इंटेंशन पावर, वो बनना चाहता है न्यूक्लियर पावर। इसराइल पहले दिन से इसकी कोशिश है कि इसको रोका जाए, इसीलिए अमेरिका ने इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और उसकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसको जो सैंक्शंस हैं उसका ताल्लुक उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ लगाया है उन्होंने। इसराइल और अमेरिका की ये भी कोशिश है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो, कि वहाँ के हुक्म की छुट्टी कराई जाए, हुक्मरान की छुट्टी कराई जाए, इस्लामिक रेजीम ख़त्म की जाए और प्रो वेस्टर्न रेजीम लाई जाए। ये कोई नई बात नहीं है। 1951-52 में जब ऑयल का इशू बना था तो उस वक़्त भी अमेरिका ने ईरान के अंदर जो एक सोशलिस्ट रेजीम थी उसको उड़ा के रख दिया था, रेजीम चेंज कर दी थी यूके ने और यूएसए ने। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये लंबी सोच के मुताबिक इसराइल और अमेरिका एक्ट कर रहे हैं। अच्छा। मगर मैं जो शुरू करना चाहूँगा यहाँ से, जिसके ज़रिए आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा, फिर आप प्रेडिक्शन भी कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नया राउंड है ये जब ये नया राउंड शुरू हुआ है तो ये उसके अंदर कौन सी 2 चीज़ें थी जो नज़र आ रही थी कि कोई नई डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, वो क्या थी, जिसकी वजह से कुछ हम जैसे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, इसके बाद क्या होगा, ये क्यों हो रही हैं, और वो क्या थी डेवलपमेंट। तो ये थी कि सऊदी अरेबिया और यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, बहरीन, कुवैत, ये इनके तल्लुकात इसराइल के साथ बढ़ने शुरू हो गए थे, और यहाँ तक बात चल गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की तरफ जा रहे हैं इसराइल की। यहाँ पाकिस्तान में भी तबसरे शुरू हो गए कि इसराइलीज़ जो है बड़े कीन है कि सऊदी अरेबिया के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान पे भी प्रेशर डाला जाए कि अगर इस्लामिक ममालिक OIC के जो हैं सारे, उनमें से जो लीडर्स हैं उनके, वो तो तैयार हो गए इसराइल को रिकग्नाइज़ करने के लिए।
या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए। तो पाकिस्तान तो उधर है जिनका ताल्लुक भी नहीं है फ़लस्तीन के साथ, इन लोगों का तो है। तो ये अगर तैयार हो गए तो तुसी कड़े खाते बैठे हो, तुसी भी तैयार हो जाओ, बिकॉज अगर आप तैयार हो जाते हैं तो इसराइल के जो टिल्ट है टुवर्ड्स इंडिया वो फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की भी ज़रूरत है कि अगर इसराइल प्रो इंडिया है तो अगर वो इसराइल को आप थोड़ा बहुत रिकग्निशन की तरफ जाते हैं तो इसराइल की टिल्ट इंडिया की तरफ कम हो जाएगी, वो आपके साथ बैलेंस करना शुरू कर देगा और अमेरिका और भी आपसे खुश हो जाएगा। तो ये इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी खुर्शीद कसूरी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी एक मुलाकात हुई थी टर्की के अंदर इजरायली ऑफिशियल्स के साथ भी। कहा यह जाता था कि जी वो एक्सीडेंटल मुलाकात हो गई, वो होटल में आ रहे थे, वो जा रहे थे तो हेलो हाय हो गई। तो सारी गलत बात, ऐसे नहीं होता, सब प्लानिंग के तहत होता है। तो ये चीज़ें एक्सप्लोरेशंस चल रही थी वो दिन। और एक अब आखिरी स्टेज ऐसी आई थी कि इसराइल, सऊदी अरेबिया एंड दीज अदर कंट्रीज दैट आई मेंशन्ड, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये तैयार हो गए थे कि इसराइल के साथ आगे बढ़ा जाए, उनके एम्बेसडरशिप्स एक्सचेंज की जाए, थोड़ी बहुत रिकग्निशन हो। इस दुबई वालों ने तो इसराइलीज़ को इनवाइट किया है कि दुबई में आके प्रॉपर्टी ख़रीदें और इन्वेस्टमेंट्स करें, और बड़े डेलीगेशंस आने से जा रहे हैं। और एक तरफ तो ये हो रहा था, दूसरी तरफ जब ये हो रहा था तो जाहिर है एक दूसरी सोच भी थी कि ये अगर हो गया तो सारा फ़लस्तीन का जो मसला है वो तो लोग भूल जाएंगे। एक दफ़ा ये तजारत शुरू हो गई और आना जाना शुरू हो गया और इसराइल की इन्वेस्टमेंट्स अरब वर्ल्ड में शुरू हो गई तो अरब वर्ल्ड तो भाग जाएगा लड़ाई झगड़े से, वो तो फिर पैसे की बात आ जाएगी। तो इस चीज़ को रोका जाए, इसको होने ना दिया जाए, इसको साबोटाज किया जाए। तो ये दूसरी एक सोच थी, पैरेलल चल रही थी। अच्छा, अब ये इधर से ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, उधर से एक सोच थी कि इसको रोका जाए। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दिन ये ऐसे हुआ कि एकदम विदाउट वार्निंग हमास की अटैक आ गई इजराइल के ऊपर। उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस थे। पहला तो ये था कि ये जो सारी पेशकदमी हो रही थी ये रुक गई। बिल्कुल, सबसे पहले हॉल्ट हो गया ना, जो सऊदी अरब और वो सारे इनिशिएटिव से सारे रुक गए, मुआहदा होने जा रहा था। उसके बाद जब वो इजराइल ने जो काउंटर अटैक की जी, उसके साथ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ये बात कि अब तो हो ही नहीं सकता कुछ। इजराइल ने तो जेनोसाइड कमिट कर दी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सब कुछ हो गया तो सबसे पहले जो मुझे जो सोच आई कि सारी इजराइलीज और अमेरिकन और सारा वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल को तो सरप्राइज शॉक अटैक आया, ये हमास ने, ये क्या शॉक हो गया, इजरायली इंटेलिजेंस को पता नहीं चला क्या नहीं हुआ। पता चला। अरे भाई, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इतनी बड़ी स्केल के ऊपर हमास ने जो अटैक की थी, लैंड, सी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। और ये इसका कम से कम साल लग गया होगा इसकी प्लानिंग के अंदर। अब मुझे बताएं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मनूवर, इतना वाइड स्प्रेड मनूवर, ये इसराइल को पता ही नहीं चला। सोया हुआ था इसराइली मोसाद सोई हुई थी। मोसाद ने तो हर जगह पे इन्फिल्ट्रेशन की हुई है। मोसाद की इज़ कंसिडर्ड टू बी इवन बेटर इंटेलिजेंस एजेंसी देन CIA। तो क्या CIA को नहीं पता चला कि हमास एक साल से तैयारी कर रहा है और क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहा है? ये हो ही नहीं सकता। अब मेरी थ्योरी ये है कि हमास अपनी तैयारी कर रहा था एंड दे लेट दिस हैपन, और अमेरिका को भी पता था और इसराइल को भी पता था कि ये कुछ तैयारियां कर रहे हैं, हमारा जो ये इनिशिएटिव्स हैं इसको डीरेल करने के लिए। अच्छा। तो इन्होंने सोचा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शायद अगर ये हो जाता है, हमारा तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, मगर हमें एक मौका मिल जाएगा एक चीज़ का। वो मौका हमें मिलेगा कि हम उड़ा के रख देंगे गाज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों को, और गाज़ा को फारग कर देंगे। ये जो इसराइल के, जैसे कहते हैं ना, द हार्ट ऑफ इसराइल, एक फोर्स बैठी हुई है जिसमें हमास इज़ पॉपुलर, इज़ फ़लस्तीन। ये फ़लस्तीन का मसला ही ख़त्म करें हम। इस अटैक जब आएगी तो इसको कहेंगे कि टेररिस्ट अटैक, इसराइल की मौजूदगी के ऊपर, वजूद के ऊपर ये अटैक आई है। सारी दुनिया जो है हमास को कंडेम करेगी, इसको हम कहेंगे टेररिस्ट अटैक। हमें नुकसान हम अपना होने नहीं देंगे, हम काउंटर अटैक करेंगे। उस काउंटर अटैक के अंदर गाज़ा खाली कर देंगे और बंदे मार देंगे, ख़त्म हो जाएगी ये बात। आखिरी ये पैलेस्टाइन का मसला ही ख़त्म हो जाएगा, निकाल देंगे, मार देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये प्लानिंग थी। इनको पता था कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा करने दो, शायद हेल्प ही की हो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए, करो। और तैयारी इनकी पूरी थी कि कोई क्या कर सकता है हमास। तो इन्होंने अलाउ किया कि वो हो जाए ताकि इनको मौका मिल जाए कि ये
रिमेनिंग जो पट्टी रहती है वो जो है उसको भी फलस्तीनी खाली करा दें और सेटल इशू ही खत्म कर दें। हाँ। वो एक दफ़ा हो ही गई ख़त्म, 2 स्टेट सोल्यूशन फ्यूजन फारग जी। ठीक। दूसरा कि जब इसराइल ने ये सोचा कि और अमेरिका ने कि जब हम ये करेंगे तो जाहिर है फिर रिएक्शन आएगा। जाहिर है कहाँ से आएगा? वो यूके से तो नहीं आएगा, यूएसए तो नहीं आएगा, वो रिएक्शन आएगा ईरान से, रिएक्शन आएगा लेबनान से, रिएक्शन आएगा सीरिया से, जहाँ फ़लस्तीनियंस और एंटी इजराइल लॉबीज़ हैं, राइट, जहाँ हिजबुल्लाह है और दूसरे ग्रुप्स हैं, वहाँ से आएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक और मौका मिल जाएगा हमें कि हम इनको भी अटैक करें, बिकॉज सिग्निफिकेंट नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ईरान भी प्रोवोक हो जाएगा, क्योंकि ईरान भी हेल्प कर रहा है प्रॉक्सीज के जरिए। सारी इशू यही था ना, वो जो जर्नैल को मारा था उसी ने तो सारी ये प्रॉक्सीज बनाई थी। अब अगर उसको मार दिया और अगर प्रॉक्सी जिंदा है तो ये अच्छा मौका है, प्रॉक्सीज को भी अटैक करो क्योंकि आपके ऊपर अटैक हुई है, और ईरान को भी कर दो। एक तीर से कई शिकार। इस प्लान के तहत इन्होंने कहा करने दो हमास को, किया उन्होंने। इन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। इन्होंने हर जगह पे वही किया जो इनका प्लान था। जहां मिस कैलकुलेशन हो गई, मिस कैलकुलेशन होती है ना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप कुछ एक्शन लेते हैं, आप सोचते हैं इसका ये होगा, मगर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ भी हो जाती है जो आपने पहले देखी नहीं होती। इसमें क्या हुआ? इसमें 2 चीज़ें हुई। एक ये कि रेजिस्टेंस जो आई फ्रॉम हमास एंड अदर पैलेस्टीनियन ग्रुप्स वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। दूसरी चीज़ ये कि इतनी रेजिस्टेंस आई जब इसराइल ने अटैक किया, काउंटर अटैक किया। दूसरी चीज़ ये थी कि जो वेस्टर्न कैपिटल्स थे वहाँ अब इसराइल ने ये वर्कआउट नहीं किया था। उनका ख्याल था कि सारी उम्र हमें इसराइल को तो प्रोटेक्ट करते रहे, ये नहीं पता था कि वहाँ भी जैसे पाकिस्तान के अंदर डेमोग्राफिक चेंज आया है कि हमारी भी 50% से पॉपुलेशन जो है वो 35 साल 18 और 35 साल की उम्र में है। उनके कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है। उन्होंने वो प्रोपेगेंडा, वो सारा कुछ जो है उस तरीके से नहीं अपनाया हुआ जिस तरीके से पुरानी जनरेशन ने किया है, जिनको हॉलोकॉस्ट याद है या जिनको प्रोसिक्यूशन ऑफ जूज़ याद है। ये वो लोग हैं जो कि फ्रीडम और आज़ादी में यकीन करते हैं, रेजिस्टेंस में यकीन करते हैं। यंग पीपल ने जो रिएक्शन किया है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड में तो होना ही था, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जर्मनी में, आयरलैंड में, ग्रीस में, जापान में, हर जगह पे, यूनाइटेड स्टेट्स में, इनका ख्याल था कि ये इतना नहीं होगा, बिकॉज इसराइल की लॉबीज बड़ी स्ट्रांग है, बड़ा पैसा खर्च करते हैं। मगर हर जगह पे रिएक्शन आना शुरू हो गया। शुरू में ये रिएक्शन इन्होंने, इसराइल ने कोशिश की इस रिएक्शन को कहा जाए कि ये हमास टेररिस्ट है, वो रिएक्शन करें आप। अच्छा। हमास इज़ अ टेररिस्ट, हमास इज़ टेररिस्ट। इसीलिए उन्होंने हार्वर्ड, प्रिंसटन और वो जो उधर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रेक्टर्स और उनके डीन्स को फारग किया, क्योंकि वो हमास को कंडेम करने से कतरा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं किया, इनको निकालो। इतना काउंटर ऑफेंसिव इसराइल ने किया कि हमास को कंडेम करो, हमास को कंडेम करो। ओके। वो जब इसराइल ने वो इस्तेमाल करके जो पुश किया है, जिसमें बॉम्बिंग अस्पतालों की कर दी, बच्चों को मार दिया, 35,000 ख़वातीन, बच्चे, इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया जो कॉम्बेटेंट्स नहीं है, उसका जो रिएक्शन आया है दुनिया में, वो इसराइल ने सोचा नहीं था कि ये होगा। उसका ख्याल था कि फ़र्क कर दें। वो रिएक्शन ऐसा आया कि हुकूमतें जो हैं इन मुल्कों के अंदर अंडर प्रेशर आ गई। प्रोटेस्ट कि ये कि इसराइल को ऐसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और लफ्ज़ जेनोसाइड जो है वो एक ज़माने में कोई बंदा कहता था कि वहाँ जेनोसाइड हो रहा है तो सोचा जाता था कि सोमालिया में हो रही है या सूडान में हो रही है। ये वेस्टर्न नेशंस और इन जगह पे कभी जेनोसाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये पहली दफ़ा जेनोसाइड का जो लफ्ज़ है, वाइपिंग आउट एन एंटायर पॉपुलेशन, नस्ल कुशी, ये अब वेस्टर्न वोकैबुलरी में, यंग पीपल की वोकैबुलरी में आ गया। और प्रो इसराइल लोग भी जो है वो भी घबरा गए कि यार ये क्या हुआ है, तो उल्टे गले पड़ गए। इसकी वजह से फिर रीथिंकिंग करनी पड़ गई। अच्छा, फिर वो जो रीथिंकिंग हो रही है उसके अंदर ये जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि इसराइल ने फिर सोचा कि यार ये तो उल्टा हो गया, तो हमारे गले पड़ गई है। हमने तो निकाला था, सोचा था कि हमारे हक में सारा कुछ होगा, मगर यहाँ तो उनके हक में जाना शुरू हो गया। सारी पॉपुलेशन हमारे खिलाफ होनी शुरू हो गई। पब्लिक ओपिनियन कहीं और जा रहा है, गवर्नमेंट्स कुछ और सोच रही। तो इवन जो बाइडन जो है वो भी अंडर प्रेशर आके बेचारे अवॉइड कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कहना चाहता, वो कहता है कि हमसे सपोर्ट तो करना है इसराइल को, मगर कैसे। अब कह रहे काम डाउन, अब काम डाउन।